नेक्स्ट है हमारा कॉकरॉफ वॉल्टन एक्सेलरेटर। तो यहाँ पर देखो, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेटर होता है जो वोल्टेज मल्टीप्लायर के सिद्धांत पर कार्य करता है। वोल्टेज मल्टीप्लायर के बारे में आपने बीएससी सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बुक के अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने बनाया था, इसलिए इनके नाम पर है। इसको सिद्धांत को समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम देखेंगे जिसमें वोल्टेज मल्टीप्लायर का ही एक सेक्शन बनाया हुआ है। तो सबसे पहले एक हम इसमें ट्रांसफॉर्मर लेंगे, उस ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी कॉइल के सिरे S1 S2 होंगे। तो देखो इसका डायग्राम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है। ये ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कॉइल के दोनों सिरे हैं P1 P2 और इसके सेकेंडरी कॉइल के सिरे हैं S1 S2। इसमें S2 को क्या किया जाता है, S2 को यहाँ से ग्राउंड कर दिया गया। ग्राउंड कर दिया गया मतलब ये हमेशा उस पर रहेगा, 0 वोल्टेज पे रहेगा। और S1 जो है उसको AC, ऑब्वियसली वो हाफ साइकिल के लिए अगर ट्रांसफॉर्मर में AC सिग्नल आएगा तो ये जो S1 है ये हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव रहेगा और हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव। तो मैक्सिमम वोल्टेज अगर प्लस V नोट है तो नेगेटिव में वोल्टेज कितनी रहेगी, माइनस की V नोट। यानी S1 सिरा जो है उस पे प्लस V नोट रह सकता है, माइनस V नोट रह सकता है। अब एक चीज और ध्यान रखना, जब S1 पे प्लस V नोट होगा तो उस टाइम पे S1 जो है वो पॉजिटिव सिरा माना जाएगा और S2 नेगेटिव माना जाएगा, क्योंकि ज्यादा वोल्टेज किस पे है, S1 पे है। लेकिन जब S1 माइनस V नोट पे होगा तो S1 जो है वो नेगेटिव माना जाएगा और S2 उस वक्त पॉजिटिव माना जाएगा, क्योंकि S2 जीरो वोल्टेज पे है और जीरो वैल्यू जो होती है वो हमेशा नेगेटिव से ज्यादा ही होती है। तो हाफ साइकिल के लिए S1 पॉजिटिव S2 नेगेटिव होगा और दूसरे हाफ साइकिल के लिए S1 नेगेटिव S2 पॉजिटिव होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में आप डायग्राम में देख सकते हैं कि S1 को कैपेसिटर C1 से जोड़ देते हैं। आगे उसके बाद में एक डायोड D1 लगा देते हैं, फिर यहाँ C2 कैपेसिटर लगा देते हैं, फिर यहाँ डायोड D2 लगाते हैं, फिर कैपेसिटर C3 लगाते हैं, फिर डायोड D3 लगाते हैं, फिर C4 और फिर D4। ये डायोड्स हैं जो पैरेलल लगे हुए हैं और यहाँ पर कैपेसिटर्स हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा सेक्शन मानेंगे जो सबसे सिंपलेस्ट होगा, जिसमें हमारे पास सिर्फ हम यहाँ तक का हिस्सा लेंगे, यहाँ तक का हिस्सा लेंगे, इतना हिस्सा लेंगे। मतलब हमारे जो सेक्शन है, हमारे सर्किट में केवल C1 C2 दो कैपेसिटर आएंगे और दो डायोड आएंगे D1 D2। ठीक है, केवल D1 D2 को समझ लेंगे तो हमें D3 D4 का और सबका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। हालांकि वोल्टेज मल्टीप्लायर का अपने कंसेप्ट समझा हुआ है, सेम यहीं पर वो वही चीज होगी। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, तो S1 S2 से C1 C2 C3 C4 और अर्ध तरंग डिस्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर होता कुछ नहीं है, एक डायोड ही होता है। ठीक है, सर्किट में ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ होता है और एक डायोड लगा हुआ होता है और एक रेजिस्टेंस होता है जिसपे आउटपुट वोल्टेज होती है। तो D1 D2 D3 जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास इस वाले एक्सीलरेटर में हम वैक्यूम ट्यूब डायोड वाल्व का उपयोग भी किया गया था। अभी इसको छोड़ो, किया गया था उससे क्या किया जाता है वो छोड़ो, हम तो इसमें रेक्टिफायर का यूज करेंगे, मतलब डायोड का यूज करेंगे। अब S1 S2 पर पीक वोल्टेज V नोट का मान जो होता है वो 25 kV से लेकर 100 kV तक के ऑर्डर का होता है। S2 मैंने आपको बता दिया, अर्थिंग करी हुई होती है। S1 पर वैल्यू जो होती है वो प्लस V नोट और माइनस V नोट के मध्य चेंज होती रहती है। अब हम करते हैं इसकी वर्किंग की बात। तो समझने के लिए सबसे पहले C1 C2 और D1 D2 पर ही हम विचार करेंगे। ठीक है, और S1 S2 पर सबसे पहले मान लीजिए S2 है पॉजिटिव, S2 है पॉजिटिव और S1 है नेगेटिव। तो S2 पॉजिटिव, S2 जो है, S2 को मैं पॉजिटिव कर देती हूँ और S1 है नेगेटिव। S1 नेगेटिव है तो D1 D2 में कौन फॉरवर्ड बायस होगा और कौन रिवर्स बायस होगा। तो देखो, एक डायोड के बारे में हम ये जानते हैं कि अगर एक डायोड इस तरह से है तो ये डायोड का नेगेटिव पार्ट होता है और ये ट्राइंगल वाला पॉजिटिव पार्ट होता है। जब नेगेटिव वाला पार्ट नेगेटिव से कनेक्टेड होता है और पॉजिटिव वाला पार्ट पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है तो वो डायोड फॉरवर्ड बायस माना जाता है और उसमें से करंट का फ्लो इजीली हो जाता है। और जब डायोड का नेगेटिव हिस्सा बैटरी के पॉजिटिव हिस्से से कनेक्टेड हो और डायोड का पॉजिटिव हिस्सा बैटरी के नेगेटिव हिस्से से कनेक्टेड हो तो वो डायोड रिवर्स बायस माना जाता है और उसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता है। तो यहाँ पे D1 D2 जो है वो बिल्कुल रिवर्स में लगे हुए हैं। तो S1 नेगेटिव है और D1 का देखो नेगेटिव हिस्सा है। तो S1 से कैपेसिटर C1 के थ्रू जो D1 है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है। इसका मतलब जो D1 है वो D1 इस वक्त क्या है, फॉरवर्ड बायस है।
और अगर D2 की तरफ ध्यान से देखें तो D2 का ये पॉजिटिव हिस्सा जो है वो अगर C1 के थ्रू S1 से नेगेटिव से कनेक्टेड है तो ये क्या है, रिवर्स बायस्ड है। अगर ये रिवर्स बायस है इसका मतलब D2 काम नहीं करेगा, डायोड रिवर्स बायस में काम ही नहीं करता है। इसका मतलब सर्किट में कौन रोल प्ले करेगा, केवल D1 रोल प्ले करेगा और D1 के अंदर से ही करंट जाएगी। अब D1 के अंदर से ही करंट जाएगी तो होगा क्या, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो करंट जाएगी उससे आपका ये पॉजिटिव है, एक तरह से ये जो सेकेंडरी कॉइल है वो बैटरी का ही रोल प्ले कर रही है, तो ये नेगेटिव हिस्सा मान लो क्योंकि ये आपका S1 था, इसको नेगेटिव हिस्सा मान लो, और ये आपका S2 था, इसको पॉजिटिव हिस्सा मान लो। यहाँ पे आपका C1 है, करेक्ट, और यहाँ से आपका D1 है, और मैं केवल D1 को ही बना रही हूँ क्योंकि D1 ही पॉजिटिव वायर फॉरवर्ड बायस है। तो यहाँ से करंट फ्लो होके इस D1 में से जाके इस कैपेसिटर C1 को फुल्ली चार्ज कर देगी। तो पीक वैल्यू कितनी है, V0, तो C1 जो है वो V0 तक चार्ज हो जाएगा, और इसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, C1 इंटू V0 चार्ज आ जाएगा। अब ये चीज अपन लिखी हुई यहाँ देख लेते हैं। तो पहले हाफ साइकिल में C1 पर पोटेंशियल क्या, D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और D2 जो है वो रिवर्स बायस हो जाएगा। इस कारण पहले चक्र में C1 पर पोटेंशियल V0 हो जाएगा, शिखर मान के बराबर हो जाएगा, और चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा C1 V0। इससे पॉइंट बी जो है वो V0 हो जाएगा, पॉइंट बी पर पोटेंशियल, ये पॉइंट बी है। ऑब्वियसली अगर यहाँ पोटेंशियल V0 है तो बी पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ और कंपोनेंट तो है ही नहीं, तो यहाँ पर पोटेंशियल C1 पे V0 है तो बी पॉइंट पर भी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल V0 हो जाएगा। चलिए अगले आधे चक्र में अब S2 नेगेटिव है और S1 पॉजिटिव है, तो ये अगर ऐसा होगा तो D1 रिवर्स बायस हो जाएगा और D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, जिसके कारण C1 और C2 से चार्ज बटेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है वो देख लो, अब क्या हो रहा है, उल्टा करना है अपन को, उल्टा करना है तो S1 को पॉजिटिव करना है मुझे ना, इस बार मुझे S1 को पॉजिटिव करना है, तो इस बार S1 हो गया पॉजिटिव और S2 जो हो गया वो हो गया नेगेटिव, S2 हो गया नेगेटिव। तो D1 हो गया रिवर्स बायस, ये हो गया रिवर्स बायस और ये हो गया अपना फॉरवर्ड बायस। तो बीच में से रिवर्स बायस का मतलब यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, यहाँ से सर्किट टूटा हुआ मान लो, ये पूरा सर्किट टूटा हुआ है, ये पूरा टूटा हुआ मान लो, तो सर्किट, और वो फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस है तो उसको प्लेन वायर की तरह मान लो। फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है रेजिस्टेंस जीरो हो जाना, तो प्लेन वायर की तरह हो जाएगा, और अपना यहाँ पे C1 लगा हुआ है, करेक्ट, ये अपना C1 है, और ये जो S1 S2 है इसको मैं एक बैटरी की तरह बना देती हूँ, तो यहाँ पर बैटरी का ये पॉजिटिव हिस्सा हो जाएगा और ये नेगेटिव हिस्सा हो जाएगा, और ये बैटरी जा रही है और यहाँ पर अपना C2 लग गया, ये C2 लग गया और ये हमारा सर्किट बन गया। अब ये बनेगा, अब ये बनेगा तो दोनों पैरेलल में है, तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसका V0 था और इसका, और हमारे पास और कुछ है नहीं, तो ये क्या करेगा, C1 और C2 जो है इक्वल पोटेंशियल पे आ जाएंगे, तो इसका रह जाएगा V0/2 और इसका भी रह जाएगा V0/2, तो C1 और C2 ने अपना पोटेंशियल जो है वो बांट लिया। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन पर जो आवेश है वो बराबर हो जाएगा, C1 C2 का पोटेंशियल V0/2 और V0/2 हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल जो है वो बराबर हो जाएगा। अब तीसरा आधा साइकिल में वापस D1 फॉरवर्ड बायस होगा और D2 रिवर्स बायस होगा, और C1 पर आवेश वापस C1 V0 हो जाएगा, जबकि C2 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, तो समझाती हूँ यहाँ पर अब क्या हो रहा है। अब थर्ड हाफ साइकिल बनाते हैं। थर्ड हाफ साइकिल में हमारा क्या हो रहा है, थर्ड हाफ साइकिल में हमारा वापस S1 नेगेटिव होगा, वापस S1 नेगेटिव होगा और S2 पॉजिटिव होगा, तो D1 फॉरवर्ड बायस हो गया और D2 रिवर्स बायस हो गया, तो रिवर्स बायस हो गया तो इसके सर्किट को यहाँ से ब्रेक कर दो, इस पर ब्रेक कर दो, तो जो भी करंट होगी उसके डायग्राम में मैं D1 वाले को तो प्लेन वायर बना लेती हूँ, यहाँ पे था D1, ठीक है, और इसके बाद अपना यहाँ पे है C1, करेक्ट, और यहाँ पे है अपना नेगेटिव पार्ट, बैटरी का नेगेटिव हिस्सा है, और ये पॉजिटिव हिस्सा हो गया S2, करेक्ट, और ये आगे जाके यहाँ पर ना 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 ना, इस बार C2 आया नहीं, अभी C2 आया नहीं, C2 आया नहीं, तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ से जाके D1 के बाद आने वाला था ना, ये पॉइंट है B, D1 के बाद आगे जाके हमारा C2 आ रहा है, ये C2 आ रहा है, और आगे जाके यहाँ पे खत्म हो रहा है, सर्किट खत्म हो रहा है, ये सर्किट खत्म हो रहा है, सर्किट खत्म इसलिए हो रहा है क्योंकि ये रिवर्स बायस है। नाउ दिस इज रिवर्स बायस, इसलिए मैं यहाँ पे सर्किट ड्रॉ ही नहीं कर रही हूँ, रिवर्स बायस में करंट जाएगी नहीं, करंट जहां पर नहीं जा रही है वहां पे करंट का पाथ बनाना यूजलेस है, तो इस वक्त आपका जो C1 है सिर्फ वही होगा, और C2 के पास कोई करंट जाएगी ही नहीं क्योंकि उसको आगे रास्ता नहीं मिल रहा है, तो C2 का पोटेंशियल V0/2 ही रहेगा, और C1 का जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, V0 हो जाएगा।
करेक्ट। C1 का पोटेंशियल V नोट। अब C1 के पास पहले पोटेंशियल कितना था, V नोट बाय 2 था, करेक्ट। और अभी नया पोटेंशियल, इसका मतलब अब बैटरी ने उसको कितना दिया है, बैटरी ने उसको सिर्फ V नोट बाय 2 ही दिया है, ताकि उसका पोटेंशियल कितना हो जाए, V नोट। V नोट से ज्यादा उसका पोटेंशियल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो S1 S2 है उनके बीच में पोटेंशियल V नोट से ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए कैपेसिटर को वो ज्यादा वोल्टेज नहीं दे सकते। लेकिन C1 ये बोलेगा कि देखो भाई, मेरे पास V नोट बाय 2 पहले से था और बैटरी मुझे V नोट बाय 2 ही दे रही है, क्योंकि बैटरी ये कह रही है कि मेरा खुद का पोटेंशियल मैक्सिमम V नोट ही है, तो मैं V नोट से ज्यादा नहीं दे सकती। तो अब फोर्थ साइकिल की बात करते हैं। फोर्थ साइकिल में क्या होगा, D1 फोर्थ साइकिल की बनाते हैं। अब फोर्थ साइकिल का वैल्यू जो है, फोर्थ साइकिल का मैं यहाँ बनाती हूँ। फोर्थ साइकिल में D1 D2 काम करेगा, D2 काम करेगा, तो D2 बना देते हैं, ये C2 है, और D1 इस बार नहीं बनाते हैं, और यहाँ से हमारा कैपेसिटर C1 बना देते हैं। और सर्किट में इस बार नेगेटिव पॉजिटिव ये था, तो इस बार पॉजिटिव ये हो जाएगा और नेगेटिव ये हो जाएगा, और ये लो भाई। और C1 पे इस बार V नोट है, और इस पे कितना था, इस पे V नोट बाय 2 था। तो अब C1 जो है वो C2 को कितना वोल्टेज देगा, वो ये आधा नहीं देगा पूरा। क्यों, क्योंकि सेकेंड साइकिल में उसे कितना मिला था, V नोट बाय 2 ही मिला था, तो वो V नोट बाय 2 का आधा देगा, यानी कि वो कितना देगा, V नोट बाय 4 देगा। तो यहाँ इसको V नोट बाय 4 देगा, तो V नोट बाय 2 प्लस V नोट बाय 4 कितना हो जाएगा, 3V नोट बाय 4 हो जाएगा। इसके पास भी और इसके पास भी कितना बच जाएगा, 3V नोट बाय 4 बच जाएगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी कितना था, V नोट था, V नोट में से इसने V नोट बाय 4 दे दिया, यानी कि वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाएगा। कुल मिला के हर बार आपको इक्वल करना है। तो जब इसके पास C2 के पास V नोट बाय 2 है और C1 के पास V नोट है, तो दोनों के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कितना कितना हो सकता है, खुद ही सोच लो। 3V नोट बाय 2 है, टोटल कर लो, 3V नोट बाय 2 का आधा आधा कर लो, 3V नोट बाय 4 C1 के पास रह जाएगा और 3V नोट बाय 4 C2 के पास रह जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो D2 से कोई धारा नहीं बहेगी चौथे साइकिल में, वापस D2 FB हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, और D1 रिवर्स बायस हो जाएगा। C1 C2 में आवेश का बंटवारा होगा और इन पर पोटेंशियल हो जाएगा 3V नोट बाय 4 दोनों पे। अब ये चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक C1 और C2 दोनों पर V नोट नहीं हो जाता। जब C1 C2 दोनों पर V नोट हो जाएगा, तो पॉइंट C पर पोटेंशियल का मान 2V नोट होगा। कैसे होगा भाई, देख लेते हैं। कह रहा है पॉइंट C पर पोटेंशियल का मान जो है वो 2V नोट होगा, अगर C1 C2 दोनों पर कितने भी साइकिल हो। एक साइकिल के बाद एक टाइम तो ऐसा आएगा जब इस पर भी V नोट है और इस पर भी V नोट है। तो देखो ये वाला पोटेंशियल V नोट प्लस ये वाला पोटेंशियल V नोट, तो ये पॉइंट C जो है, इस पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2V नोट हो जाएगी। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ आगे, तो ये एक तरह से वोल्टेज डबलर हुआ। डबलर क्यों, क्योंकि ओरिजिनल वोल्टेज कितना था, V नोट दिया था आपने, और उससे आपको आउटपुट पे कितना मिल गया, C पॉइंट पे आपको आउटपुट वोल्टेज मिला ट्वाइस ऑफ इनपुट वोल्टेज, तो डबल कर दिया तो डबलर हो गया। 3V नोट मिलता तो ट्रिपलर हो जाता था। तो अब हम क्या करेंगे, D3 D4 और C3 C4 को भी अगर शामिल कर लें, तो कुछ साइकिल के बाद C3 C4 भी पूर्णतः चार्ज हो जाएंगे, और पॉइंट E का पोटेंशियल 4V नोट हो जाएगा। E का पोटेंशियल देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4V नोट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये V नोट C2 C1, ये V नोट, ये V नोट और ये V नोट, तो 4 बार V नोट होके कितना हो जाएगा, 4V नोट हो जाएगा। ये अपन को समझ में आ गया, 4V नोट हो जाएगा। इस प्रकार बहुत सारे ग्रुप्स या C1 और इनके बहुत सारे पेयर यूज करके हम कई गुना ज्यादा वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर n कैपेसिटर और n डायोड्स अगर अपन लेते हैं या रेक्टिफायर लेते हैं, तो आउटपुट वोल्टेज कितनी हो जाएगी, nV नोट हो जाएगी। इस nV नोट वोल्टेज का जो उपयोग है, यानी यहाँ से जो हाई वोल्टेज हमें मिला है, वो हम किसी इवैक्यूएटेड यानी वैक्यूम वाली एक्सेलरेटिंग ट्यूब में करके जो भी चार्ज पार्टिकल होगा उसके अक्रॉस लगा देंगे, तो वो जो चार्ज पार्टिकल Q होगा वो इस nV नोट से मल्टीप्लाई होके इतनी एनर्जी उसकी हो जाएगी। तो हायर एनर्जी का पार्टिकल हमें मिल गया। इससे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा जो पार्टिकल हैं, अगर वो स्लो हैं तो उस पे ये पोटेंशियल लगा के हम उनकी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इसके उपयोग से 4 MeV एनर्जी के प्रोटॉन प्राप्त किए जा सकते हैं। इसका फायदा ये है कि इसमें कोई मूवेबल कंपोनेंट नहीं है, इसका डिजाइन बहुत इजी है, अच्छी आयन धारा प्राप्त होती है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा एनर्जी प्राप्त नहीं की जा सकी, ये इसका ड्रॉबैक है। बस दैट्स इट, यही था। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बता देते हैं।
तो ये था कॉकरॉफ्ट वॉल्टन एक्सेलरेटर। ये देखो इसका डायग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप वोल्टेज डबलर और ट्रिपल का कंसेप्ट पढ़ लेना उसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स में वही है सेम यहाँ पे। ये वर्किंग, अभी तक ये डबलर की ही वर्किंग समझा रहा है। इसके बाद एन पेयर्स लेंगे तो ये हो जाएगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला फॉर्मूला, ये रिपल फैक्टर को कंसिडर कर रहा है। दैट्स इट, ये था कॉकरॉफ्ट वॉल्टन एक्सेलरेटर।